गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज से हम अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा हमारे पास 5 लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। केमिकल कॉम्बिनेशन का यहाँ पर मतलब है जब डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे कंबाइन होते हैं ताकि कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो सके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, वही लॉ है, एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हम अभी फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें एंटोइन लेवोइजियर ने दिया था। सबसे पहली बात, एंटोइन लेवोइजियर ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, which states that matter can neither be created nor be destroyed। हम ना तो मैटर को बना सकते हैं ना ही हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरी स्टेटमेंट भी होती है, दैट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितना हमारा मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट्स का भी होता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं जैसे N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3। हम अभी मास कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। तो 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2। मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल मतलब H2 का मास कितना होता है, 2। तो अगर हमारे पास 3 मोलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के तो मास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने रिएक्टेंट साइड का काउंट कर लिया, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड। 2 है हमारे पास, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का 3, ठीक है। और हम अभी कैलकुलेट करते हैं, 14 2 ज़ा 28 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 14 प्लस 3 17, 34 इक्वल आ गया। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखो मैंने बैलेंस कर रखा है, नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2, यहां पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं बेटा, 3 2 ज़ा 6, तो यहां पर भी कितने हैं, 2 3 ज़ा 6। ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ गिवन बाय एंटोइन लेवोइजियर, ठीक है। सेकंड लॉ पर चलते हैं। सेकंड लॉ हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये बेटा हमें दिया था साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने ये लो दिया था। उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने ये बोला, एवरी कंपाउंड कंटेन्स इक्वल सेम एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। क्या समझे, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। आप उस कंपाउंड को कहीं से भी निकाल लो, उन एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन आएगी या जो परसेंटेज आएगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है ना, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैं बोलता हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए हम हर एक की परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले तो
टोटल मास इसका कितना है, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 48, 16 3 48 प्लस 48, तो टोटल मास कितना हो गया 100। तो हमें परसेंटेज निकालने में भी आसानी हो जाएगी। अब कैल्शियम की परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसका मास बाय में टोटल मास इनटू में 100, ऐसे ही निकालते हैं ना हम परसेंटेज। ऐसे ही कार्बन की निकालनी है तो 12/100 इनटू 100 एंड ऑक्सीजन की 48/100 इनटू 100। तो बिल्कुल डायरेक्टली हमें मिल रहा है आंसर इस केस में 40%, 12% एंड 48%। तो बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये बोलना चाहता है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को कहीं भी बनाओ या कहीं से भी निकालो, सोर्स कोई भी हो इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये हमेशा इसी प्रोपोर्शन में हमें मिलेंगे। ये प्रोपोर्शन चेंज कभी नहीं होगी अगर वो कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्लियर है, इजी है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये हमें दिया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन। अभी इसकी थ्योरी भी करने वाले हैं हम आगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन ने ये लॉ दिया था। उन्होंने क्या बोला, जब कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं। When two elements combine to form more than one compound, the element which combines with fixed mass of other element bears a simple whole number ratio। क्या समझे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई भी दो एलिमेंट हैं एंड वो इकट्ठे होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, तो उस केस में जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तो उन एलिमेंट्स की जो रेशियो होगी वो भी एक होल नंबर रेशियो ही होगी। अब दोबारा से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों ही केसेस में हमारे जो एलिमेंट्स है वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों ही कंपाउंड्स हैं H2O एंड H2O2। ठीक है, तो जब वाटर बनता है तो देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हमें वाटर बनाना होता है तो हाइड्रोजन का मास आपका 2 ग्राम होता है एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, जिससे कि 18 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन तो हम 2 ही ग्राम रखते हैं, 2 ग्राम ही है, क्योंकि यहां पर भी H2 है, यहां पर भी H2 ही है, लेकिन यहां ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपकी डबल हो गई है, तो प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहां 16 थी, यहां डबल हो गई, कितनी हो गई है 32 टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाएगा ये, अभी 34 ग्राम हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये लो ये बोलता, देखिए अब यहां पर जो ऑक्सीजन एलिमेंट है हमारा वो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है ना। हाइड्रोजन दोनों ही केसेस में 2 ग्राम है, तो जो ये ऑक्सीजन एलिमेंट है इनके मास की जो रेशो होगी ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशो ही होगी। मतलब यहां पर रेशो हमारी 1/2 आ रही है, समझे। यही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि एक ही एलिमेंट सिमिलर एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है लेकिन उसकी प्रोपोर्शन दोनों अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग आती है। ठीक है, इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। देखिए यहां पर कार्बन 12 ग्राम है, यहां पर भी कार्बन 12 ग्राम है, यहां पर ऑक्सीजन 16 ग्राम्स है, यहां पर ऑक्सीजन 32 ग्राम्स है, राइट। अब यहां पर 44 ग्राम CO2 बनती है, यहां पर हमारी 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रही है, राइट। एंड 16 2 जा 32, यहां पर भी रेशो हमारी 2/1 या 1/2, अगर आप इसको ऊपर लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगी। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस गिवन बाय जॉन डाल्टन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ध्यान से सुनिए, यहां ये तो दोनों ही साइंटिस्ट के नाम आपके लॉ के स्टेटमेंट में ही है, ठीक है। गैलुसैक्स साइंटिस्ट है, यहां पर एवोगैड्रो हमारे साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉज दिए थे। जो गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, इसको सुनिए क्या होता है। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड the temperature and pressure remains the same। इसका मतलब क्या है, चाहे हमारी गैसेस कंबाइन कर रही हो या फिर वो किसी रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो वो जो गैसेस हैं वो हमारी जब कंबाइन करेगी उनकी रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगी। ये है आपका गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसको हम समझते हैं। देखिए हम वापस से पानी पर आ जाते हैं, H2+O टू फॉर्म H2O, ठीक है। या फिर हम ये सकते हैं 2H2+O2 टू फॉर्म 2H2O, ठीक है। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है बेटा वाटर की फॉर्मेशन के लिए, राइट। अब ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब है, जो हमारी H2 की कंसंट्रेशन है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, H2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल होनी चाहिए। डबल होनी चाहिए का क्या मतलब है, यहां पर हम ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहां पर हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। यहां से हमें यह दिख रहा है, जब 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तब हमारा क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल वाटर बनता है, राइट। ये चीज क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen। अब देखो मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, टू फॉर्म 2 molecules of water। अगर मैं बिल्कुल अंदर स्टार्टिंग वाली रिएक्शन लिखता H2+O टू फॉर्म H2O, ठीक है। इस केस में हम क्या बोलते हैं, 1 molecule of hydrogen combines with half molecule। देखो ऑक्सीजन जो है वो डाया एटमिक है, डाया एटमिक का मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे, राइट। हम O2 को एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो सिंगल O को हम क्या बोलेंगे, या तो ऑक्सीजन एटम या फिर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। तो यहां पर आप रेशो देखिए, आप बस अगर हम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 2 का हाफ कितना होता है, 1, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हम कितने ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हम जितनी ऑक्सीजन लेंगे उसका डबल हमें क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम 50 ml ऑक्सीजन लेते हैं। 50 ml ऑक्सीजन अगर हम लेंगे वाटर बनाने के लिए तो हमें इसका डबल वॉल्यूम चाहिएगा हाइड्रोजन। ये अभी अभी हमने स्टडी किया है
एंड इससे हमारी कितने वाटर बनेंगे? देखिए 2 मॉलिक्यूल थे H2 के, यहाँ पर भी 2 ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं H2O के, तो यहाँ पर हमारा 100 ml वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये आपको यहाँ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना, आपको इनकी रेशो देखनी है। ठीक है, देखिए ये गैसेस जो है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये कंबाइन हो रही हैं, एंड ये किस रेशो में कंबाइन हो रही हैं? सिंपल रेशो में कंबाइन हो रही है। यही है हमारा गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर रेशो हमारी वही 2:1 आ जाएगी। आ रही है, समझ आया? जब कोई भी गैसेस या तो खुद से बन जाए या हम वो कंबाइन करके किसी और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक सिंपल रेशो में ही कंबाइन करेंगे। बात ये है, ठीक हो गया? ये है आपका गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। एंड बेटा लास्ट में आपका आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ आई थिंक आपने पहले भी पढ़ा होगा। आपने कभी एवोगैड्रो नंबर सुना है? 6.022 10⁻23 एटम्स मोलिक्यूल्स। सुना है कुछ ऐसा? 9th में मोल कॉन्सेप्ट था, सुना होगा ना? कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा कि ये नंबर देखा हुआ है। ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है, राइट? एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? सुनिए, एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमें वो चेंज करना ही नहीं होता, ना हमें गैलुसैक्स लॉ में टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करना है, ना ही हमें एवोगैड्रोस लॉ में करना है। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहां से आप क्या समझें? यहां पे आप ये समझेंगे कि चाहे आपके पास देखिए कोई भी अगर 1 मोल सब्सटेंस है आपका एनटीपी पे, सॉरी एसटीपी पे, एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है बेटा, वो आपकी 22.41 लीटर्स होती है, राइट? 1 मोल गैस की एसटीपी पे वॉल्यूम आपकी कितनी होती है? 22.41 लीटर्स। तो राउंड ऑफ करके हम 22.4 भी मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, चाहे अब आप 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लें, चाहे आप 1 मोल ऑक्सीजन गैस ले लें, चाहे आप 1 मोल नाइट्रोजन गैस ले लें। 1 मोल गैस है तो इसका मतलब इनकी वॉल्यूम फिक्स होगी एसटीपी के ऊपर 20, क्योंकि हमें टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने ही नहीं है, ये वॉल्यूम आपकी फिक्स है। तो इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आपके सेम होंगे। एंड अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये है आपका एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड यहां से हमें अपने लॉज की वेरिफिकेशन मिलती है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फिनिश करके जा रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रही है या कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।